जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये आपको तभी बेटर बेनिफिट कर सकेगा जब आप इसको पाउच कर करके अपने लिए नोट्स बनाएं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने हाथ में पेपर पेन लेकर के वीडियो देखें। तो हम लोग शुरू करते हैं PC21 यानी कि ACAG का चैप्टर 2 अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल चैप्टर 2 नहीं है ना, चैप्टर 1 ही है ना, चैप्टर 1। और ये इसका सेकेंड वीडियो है। तो हम लोग शुरू करें। हम लोगों ने लास्ट देखा था 1.1 तक। आज हम लोग 1.2 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट। इससे पहले कि मैं कुछ लिखूं, आप लोग 1.2 शुरू कीजिए पढ़ना। 1.2 पढ़िए। Transactions relating to each civil department or a major head of account not coextensive with any particular department shall be collected for the whole of the state/union territory with which an accountant general is concerned, month to month in a departmental classified abstract. Separate departmental classified abstracts should be maintained for state and union territory transactions. Besides, separate classified abstracts in respect of transactions on account of central pensions occurring in the state, union territory to which the accountant general, director of audit is accredited as an account officer. बस देखिए इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। पहले ये समझिए कि डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट क्या है। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि एजी ऑफिस में 3 यूनिट है जो अपना अकाउंट रेंडर करते हैं। 10,000 मैं बता चुका हूँ और मैं बता दूंगा, ठीक है। AGA&E में आपको जिनका जिनका अकाउंट आता है वो है PWD, फॉरेस्ट और ट्रेजरी। सही है गलत? सही, ठीक है। सही है सर। इसके अलावा जो आपने चैप्टर 3 में देखा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट होते हैं, उनका भी अकाउंट आता है, ठीक है ना। लेकिन जो मोटा मोटा तौर पे यही होता है। PWD जो है अपने आप में झारखंड में कम से कम 7 डिपार्टमेंट है, ठीक है। फॉरेस्ट तो एक ही डिपार्टमेंट है ना। लेकिन उसके अलावा जो ट्रेजरी है ये कई डिपार्टमेंटों का समूह है, कई डिपार्टमेंटों का अकाउंट यहाँ पे आता है, राइट। तो जब आपका PWD अकाउंट आता है तो ये कंपाइल्ड अकाउंट आता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। ये भी कंपाइल्ड अकाउंट आता है, ये अनकंपाइल्ड अकाउंट आता है ना। अच्छा, ये कंपाइल्ड अकाउंट आता है, उसके बावजूद भी इससे एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसको कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटल एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। सही है गलत? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। आप लोगों को कोई डाउट है? हेलो, पहले भी बताए हैं आप। हैं? पहले भी बताए हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए 2.1 में आइए। 2.1 में पहले आइए। आए 2.1 में। 2.1 एक मिनट सर, तुरंत आइए। हाँ मिल गया, है ना। इसको पढ़िए जरा। बोलिए सर। पढ़िए इसको। ट्रांजैक्शन ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। Transactions of the public works department take place in the treasuries as well as in the various public works divisions. Transactions occurring at treasuries and included in the accounts rendered by them are dealt within accounts offices in the manner prescribed in chapter 1. The accounts received from the public works divisions after preliminary examination in regard to classification shall be posted in the public works classified abstracts, which shall be prepared in a form similar to that of other departmental classified abstracts. बस यही सुन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो PWD का अकाउंट आता है जो कि कंपाइल्ड होता है, उसके ऊपर भी पब्लिक वर्क्स क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है या बनाया जाता है, और इसका डीलिंग वैसे ही होता है जैसे कि चैप्टर 1 में होता है, ठीक है। ये बहुत साधारण सी बात है। आपके पास में PWD का अकाउंट कंपाइल्ड अकाउंट आ रहा है, उसके बावजूद भी आप उसके अकाउंट में जो फॉर्म 80 है उसके आधार पे डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जिसको कि आपने जो नाम देखा था पब्लिक वर्क्स क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट, वो वहां पे था,
है ना। तो क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का जैसे ही मतलब आप समझ जाएंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट डीसीए कहना क्या चाहता है। ठीक है भाई, सिंपल समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है संक्षेप में, संक्षेपन। ठीक है, बहुत सारा डाटा होगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट माने उसका जो टोटल होगा उसको उठाइए, इसका टोटल उठाइए, उसका टोटल उठाइए, सबों का टोटल उठा करके एक जगह खड़ा कर दीजिए, उसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की। डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है, इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जो डिवीजन होते हैं, राइट, उसमें कहीं कहीं उसको ट्रेजरी अकाउंट्स और कहीं कहीं उसको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स भी कहा जाता है। और इसी से आपको ये समझ में आएगा कि ट्रेजरी अकाउंट और डिपार्टमेंटल अकाउंट दरअसल एक ही सेक्शन के दो नाम हैं, राइट। और ये कहां पे लिखा हुआ है, ट्रेजरी अकाउंट ऑब्लिक डिपार्टमेंटल अकाउंट। हाँ, इसको पढ़िए 1.4 में, 1.4 पढ़िए। हेलो, Sir, on receipt of schedule and vouchers in compilation group of Treasury Departmental Audit sections, बस रुक जाइए, the Departmental बस रुक जाइए, उसके आगे मत पढ़िए। ट्रेजरी ऑब्लिक डिपार्टमेंटल ऑडिट सेक्शन, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे ट्रेजरी ऑडिट सेक्शन है, समझे कि नहीं, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा टीए सेक्शन, जो कि झारखंड में है, समझे। और अगर ट्रेजरी ऑडिट सेक्शन नाम नहीं है तो नाम होगा डिपार्टमेंटल ऑडिट सेक्शन, समझे। और इसको शॉर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डीए सेक्शन, जो कि बंगाल में है। अब समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टीए सेक्शन और डीए सेक्शन दोनों ही एक ही है ना, ट्रेजरी ऑडिट सेक्शन या डिपार्टमेंटल ऑडिट सेक्शन। तो ये ट्रेजरी कंपाइलेशन क्या है, डिपार्टमेंटल कंपाइल, क्या नाम है, डीसी का फुल फॉर्म क्या है, क्लासिफाइड, सॉरी ट्रेजरी क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट, ये इसका नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसका नाम दिया गया डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन सारा माल, ये जो वाउचर है या चालान है, वो ट्रेजरी वाला ही लेता है। लेने का वजह यही है, इसका दोनों ही नाम है, ट्रेजरी ऑडिट सेक्शन भी और डिपार्टमेंटल ऑडिट सेक्शन भी, इसलिए इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। सर बाकी जगह पे इंटाइटलमेंट में नाम चेंज है ना? हाँ, जैसे यहाँ टीएम सेक्शन 3 है, हाँ, हमारे यहाँ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट माने क्या। डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जितना भी ट्रेजरी से वाउचर आ रहा है, उन सभी वाउचर को मेजर हेड वाइज अगर क्लासिफाई किया गया है, और मेजर हेड वाइज भी नहीं, उसमें से डिपार्टमेंट वाइज और मेजर हेड जो कि सेपरेट टू डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसमें से मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से पूछा और बहुत उस समय ऐसा था कि उनके ध्यान में नहीं था, लेकिन बाद में आ गया और उन्होंने मुझे बुलाया, तो थैंक्स टू हिम, कि सारे जो मेजर हेड हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं कह दूं कि 1054 मेजर हेड किसका है, आराम से आप लोग कह देंगे कि रोड डिपार्टमेंट का है, हाँ या ना? हाँ सर। 2700 किसका है, आराम से कह दीजिएगा इरिगेशन का है, हाँ या ना? हाँ सर। 2059 किसका है, आप आराम से कह दीजिएगा पीडब्ल्यूडी का है, हाँ या ना? Yes, लेकिन क्या ऐसा कोई मेजर हेड आप जानते हैं जो कि किसी डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करता हो, नॉट को एक्सटेंसिव विद एनी डिपार्टमेंट, जो कि टर्म यहां लिखा हुआ है? बोलिए। ये सर डिफेंस के बारे में तो बात नहीं कर रहा, रेलवे पोस्ट डिफेंस या तब भी तो रेलवे डिपार्टमेंट या डिफेंस डिपार्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, 0049 ये किसका मेजर हेड है, तो मुझे बताएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट का है सर। अरे भैया इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट का। ये किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करता है, कॉमन है। हाँ, यही कह रहा हूं, ये जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है,
कि save as provided otherwise transaction relating to each civil department माने डिपार्टमेंट वाइज और a major head of account not coextensive with any particular department, यही वो मेजर हेड है जो कि नॉट कोएक्सटेंसिव विद एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। इसके अलावा 0075 ये किसका मेजर हेड है तो मुझे बताएगा? मिसलेनियस है सर, मिसलेनियस का ये किस डिपार्टमेंट में चेक करता है तो मुझे किसी से नहीं, समझ गए? यस सर। तो ये जो मेजर हेड है 0049 0075 ये है नॉट कोएक्सटेंसिव विद एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। नॉट कोएक्सटेंसिव को आप लोग देख करके चकरा मत जाइएगा, हम खुद भी चकरा गए थे, सच बताएं पहली बार जब हम पढ़े ना तो हम खुद ही चकरा गए कि इसका मतलब क्या है, समझे? ये तो आज है कि हम ऐसे हैं, वरना हम पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। ये आपकी मेहनत का नतीजा है सर। जिसका भी नतीजा सर यही नहीं समझ में आ रहा, ये क्या बोलना चाह रहा है? नॉट को एक्सटेंसिव नहीं समझ में आ रहा था सर। अभी समझ में आया? हाँ सर अब समझ में आ गया सर। तो थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए आगे। नॉट कोएक्सटेंसिव विद एनी डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बनता है वो मंथ बाय मंथ बनता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगला लाइन क्या है? अगला लाइन है कि सेपरेट डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट शुड बी मेंटेन फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब सेपरेट डीसीए फॉर यूनियन एंड स्टेट, ठीक है? बहुत आसान है कि नहीं? हेलो, यस सर, यस सर। उसके अलावा ट्रांजेक्शंस बिसाइड सेपरेट क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल पेंशन, इसका मतलब समझा देते हैं तुरंत। होता क्या है, मैंने आप लोगों को सीपीडब्ल्यूए के चैप्टर में बतलाया था अकाउंट्स ऑफिसर और सब अकाउंट्स ऑफिसर, हाँ या ना? बताए थे सर। क्या बताया था? सब अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में क्या बतलाया था? जब उनको बतलाई तो जब जैसे किसी और डिपार्टमेंट के लिए अपना एजी काम करता है, जैसे रेलवे, पोस्टल, डिफेंस या बुक ट्रांसफर का जो वो एक्शन कंप्लीट करता है तो वो एज ए सब अकाउंट ऑफिसर काम करता है उनके लिए। बिल्कुल सही। उसमें जो सबसे फेमस एग्जांपल जो हमने दिया था वो इसी का दिया था, सेंट्रल पेंशन का, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और आपने क्या किया है कि ऑप्ट किया है, एक ऑप्शन लिया है कि हम स्टेट की ट्रेजरी से अपना पेंशन लेंगे। ऐसे में आपका जो प्राइमरी खर्चा गिर रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, बाद में वो सेंट्रल पेंशन का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से सेटलमेंट करवा लेगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर सेंट्रल पेंशन का कोई पैसा है जो कि स्टेट की ट्रेजरी पेमेंट कर रही है तो उसका सेपरेट क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर। चलिए आगे। नोट वन डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट शुड ऑर्डिनरीली बी मेंटेन्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट और मेजर ऑफ हेड ऑफ अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये डिपार्टमेंट वाइज भी बनता है और मेजर हेड ऑफ अकाउंट भी उसके वाइज भी बनता है, राइट? बट इन द केस ऑफ स्मॉल डिपार्टमेंट और मेजर हेड, एक ही क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में दो या दो से अधिक डिपार्टमेंट या दो या दो से अधिक मेजर हेड लिए जा सकते हैं। कब? जब अगर वो मेजर हेड या डिपार्टमेंट का ट्रांजैक्शन छोटा हो, ठीक है? ये लेकिन अकाउंटेंट जनरल के डिस्क्रिशनरी पावर पे है, मतलब उनकी मर्जी पर है। तो ये नोट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और घुमावदार क्वेश्चन कहाँ है कि किसके डिस्क्रिप्शन पे? भैया जब ये डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं, यानी कि एजी ऑफिस में बन रहा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा तो बताइए? इसमें तो जो करेंगे हमारे एजी साहब करेंगे, हाँ या ना? हाँ सर, है ना? इसका नोट टू बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट टू कहता है कि आपका जो डीडीआर हेड है ना, उसके लिए सेपरेट डीसीए नहीं बनाया जाता है, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं कि डीडीआर के लिए डीसीए नहीं होता है, डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट डीडीआर के लिए होता है, लेकिन सेपरेट नहीं होता है। जिस तरीके से सेपरेट यहाँ पे अलग अलग हेड के लिए बनाया जाता है,
लेकिन अगर आप डीडीआर की बात करते हैं, डीडीआर समझते हैं ना आप लोग, हाँ कि ना? डीडीआर, अब देखिए, डेट डिपॉजिट एंड रेमिटेंस, हाँ, डेट डिपॉजिट एंड रेमिटेंस, इसके लिए अलग क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया जाता है। मतलब कि क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में इसका जिक्र रहता है, और ये कहां से साबित होगा? ये साबित होगा पन्ना पलटने से, राइट? और पन्ना है 1.3, और उसको देखिए क्या लिखता है, each डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट सेल कंसिस्ट 7 पार्ट। बहुत बड़ा और हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट कितने पार्ट में होता है? 7 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में? 7 पार्ट। और 7 पार्ट का कुछ और मतलब नहीं है, मतलब है 7 डिफरेंट पेजेज, समझे? हर पेज में एक कहानी, ठीक है? 7 डिफरेंट पेजेज और हर पेज में एक कहानी। वो कौन सी कहानी है? बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम पहले हेडिंग लिख देते हैं और उसके बाद में आपको हम उसको एलैबोरेट कर देंगे, जो बहुत आसान है, पढ़ने में बहुत मुश्किल, समझने में मुश्किल, समझाने में आसान मेरे द्वारा। देखिए पहले 7 पार्ट 7 अलग अलग पन्नों में है, इसमें से रिसीट का भी है और डिसबर्समेंट का भी है, तो हम रिसीट लिख देते हैं, ठीक है, और एक्सपेंडिचर लिख देते हैं या डिसबर्समेंट, दोनों एक ही मतलब है, डिसबर्समेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें पार्ट वन क्या है? डिटेल ऑफ रिवेन्यू, डिटेल ऑफ रिवेन्यू। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल, पहला क्वेश्चन तो ये है कि डीसीए कितने पार्ट में होता है, तो 7 पार्ट में होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से कौन 7 पार्ट में अंग नहीं है, माने डीसीए का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये एक बार पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा हिस्सा है, तब आराम से इसको अंडरस्टूड कर पाएंगे कि कौन हिस्सा नहीं है। तो ये है डिटेल ऑफ रिवेन्यू नंबर 1। अब हम नंबर 2 नहीं देखेंगे, सीधे देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 क्या है, जरा पढ़िए तो। डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए तो दोनों एक ही चीज है कि नहीं है? बोलिए, है या नहीं? यहाँ रिवेन्यू का है, यहाँ एक्सपेंडिचर का है, तो रिसीट साइड का वो डिसबर्समेंट साइड का है कि नहीं? चलिए इसका पार्ट 2 पढ़िए, पार्ट 2 पढ़िए तो जरा। डिटेल ऑफ डीडीआर, डिटेल ऑफ डीडीआर, रिसीट थ्रू द डिपार्टमेंट, है कि नहीं? और यहाँ पार्ट 5 पढ़िए, डिटेल ऑफ डीडीआर नॉट टू अकाउंट। देखिए दोनों एक ही बात है कि नहीं? हाँ यस सर। यहीं से ये बात साबित हो गया हाँ सर। कि डीडीआर का जो एंट्री है डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में है, लेकिन इसके लिए हम सेपरेट डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना रहे हैं। समझ गए? हेलो? यस सर। डीडीआर के लिए कोई सेपरेट नहीं है, है ना? डीसीए के अंदर ही है। हाँ, लेकिन डीसीए में है, और दोनों साइड में है, रिसीट साइड में भी, डिसबर्समेंट साइड में भी, है ना? अब हम आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 बहुत अच्छा और मजेदार चीज है। नंबर 3 क्या, जरा पढ़िए तो। डिटेल ऑफ रिकवरीज फ्रॉम पेमेंट वाउचर। ये क्या होता है, बता सकते हैं? हाँ? इनकम टैक्स, लेबर सेस। अरुण जी आप बताइए। सर रिकवरीज लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनकम टैक्स, लेबर सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, अदर रिकवरीज। बिल्कुल सही है ना? जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, 1 लाख रुपए का बिल होता है, 1 लाख रुपए का चेक आप उसको कभी नहीं देते हैं। उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5%, इनकम टैक्स का टीडीएस कटता है 2%, लेबर सेस 1%, ये सब कट करके जो पैसा बचता है 92-93 हजार रुपया, आप उतना ही पेमेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 93 हजार पेमेंट किया, तो जो 7,000 रुपया है उसको कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे, जो आपने सर जो चेक उनको इशू होता है वो नेट बेसिस पे होता है ना? बिल्कुल। लेकिन जो रिकवरी आपने पेमेंट से रिकवरी की है उसको कहाँ रखेंगे? डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट के 3rd पार्ट में,
तो 5 पार्ट का तो चर्चा हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 है ना बच गया जी। यस सर, यस सर। 6 और 7 अलग अलग पन्ने हैं। 6 भी प्रूफ शीट है रिसीट का और 7 है प्रूफ शीट पेमेंट का। ठीक है, 6 जो है प्रूफ शीट है रिसीट का, ठीक है, और 7 जो है वह प्रूफ शीट पेमेंट का। ठीक है, यस सर। है ना? यहां तक तो क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, नहीं। अब हम लोग आते हैं कि पार्ट 1 डिटेल ऑफ रिवेन्यू क्या है। और मजेदार बात यह है कि जब आप पार्ट 1 जान जाइएगा तो आप देखिए कि आपका जो पार्ट 2 है उसमें लिखा हुआ है कि सेम एज पार्ट 1 लिखा हुआ है या नहीं। पार्ट 2 पढ़िए तो लिखा हुआ है ना सेम एज पार्ट 1, लिखा हुआ है ना। उसी तरीके से पार्ट 4 पढ़िए तो सेम एज पार्ट 1 लिखा हुआ है कि नहीं। To that of part 1. पार्ट 5 सेम एज पार्ट 2 लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ सर। इसका मतलब ये है कि 2 4 और 5 सब का सब पार्ट 1 की तरह का है। तो अगर आप पार्ट 1 किस तरह का है ये समझ जाएंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि 2 में क्या कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है, 5 में क्या कह रहा है, तब अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 आपका बाकी सब क्लियर कर देगा। क्लियर हो गया? तो अब मेरा अगला अब मेरा अगला असाइनमेंट है कि हम ये जाने कि पार्ट 1 क्या है। और ये इतना पेचीदा लोगों को लगता है कि समझ में ही नहीं आता है कि पार्ट 1 है क्या, जबकि इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, पार्ट 1 को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे। अगर हम वर्ड में काम कर रहे होते तो हमारे लिए काम बहुत आसान रहता है। ये है पार्ट 1 ऑफ डीसीए, डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट, है ना। और ये क्या है? डिटेल ऑफ रिवेन्यू, डिटेल ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है कॉलम कहलाता है और ये वाला रो कहलाता है। इसमें किसी को कोई शक है? नहीं। चलिए, वर्टिकल कॉलम जो है should be provided in the prescribed order for each detail head। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिटेल हेड वाइज आपकी एंट्री हो रही है। केवल डिटेल हेड नहीं, डिटेल हेड वाइज का मतलब मेजर हेड, माइनर हेड, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड और फिर ऑब्जेक्ट हेड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये किताब लिखी गई तब ऑब्जेक्ट हेड बनाया ही नहीं गया था। 84 में ऑब्जेक्ट हेड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ये पुरानी किताब है, इसलिए अगर नई किताब छपेगी जो कि मैं छपूंगा तो उसमें ये डिटेल हेड नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट हेड होना चाहिए। मतलब प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन के लेवल पे जाकर के यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। कौन से? वर्टिकल कॉलम में। उदाहरण के तौर पे अभी मैंने आपको बतलाया था कि 0059 पब्लिक वर्क्स का है, क्योंकि डिटेल ऑफ रिवेन्यू है तो डिटेल ऑफ रिवेन्यू में मेजर हेड क्या होगा? 0059 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर, यस सर। है ना, तो 0059 होगा मेजर हेड, सब मेजर हेड 00। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए 102 होगा, ठीक है, माइनर हेड, फिर सब हेड 00, डिटेल हेड 00। तब हम डिटेल हेड तक ही रहते हैं जो किताब में लिखा हुआ, फिलहाल हम अभी वहीं तक रहते हैं, अभी हम ऑब्जेक्ट हेड नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ 00 हुआ, अब फिर 0059, ठीक है, फिर 00, 102, फिर 00। अब यहाँ पे 00 जो था ना उसको हम 01 कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि मेजर हेड सेम है लेकिन खाली डिटेल हेड के लेवल पे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, है ना? हाँ सर। अब लैंग्वेज पढ़ते हैं। अब वर्टिकल कॉलम शुड बी प्रोवाइडेड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर का मतलब पहले 01, पहले 00, बाद में 01। ऐसा नहीं कि आप रैंडम कुछ भी कर दीजिएगा, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। दैट इज टोल्ड प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए 0059 आपने कर दिया, ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए लेबर सेस का है तो लेबर सेस 0230 होता है कि नहीं होता है? अरुण जी
हेलो, Yes, sir. तो आप हमेशा बढ़ते क्रम में जाएंगे, इसी को कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, ठीक है ना। माने 0059 पहले और 0230 बाद में होगा, ऐसा नहीं कि 0230 पहले और 0059 बाद में लिख देंगे। अगर मान लीजिए 0049 का मसला होता तो 0059 से पहले आता, इंटरेस्ट का मामला है नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, होता तो पहले आता, इसी को कहा गया प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, ठीक है। फॉर ईच लिस्टेड हेड ओपन अंडर द मेजर एंड माइनर हेड, क्योंकि मेजर एंड माइनर हेड आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। टू द एब्स्ट्रैक्ट अ नंबर ऑफ कॉलम्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, कॉलम देना होगा, जितना कॉलम जरूरी पड़े, समझे कि नहीं, उतना कॉलम बनाना पड़ेगा। फॉर द टोटल रिसीट ऑफ द ट्रेजरी एटसेट्रा अंडर ईच माइनर हेड इन एब्स्ट्रैक्ट वेयर ट्रांजैक्शन अंडर मोर देन वन मेजर हेड आर इंक्लूडेड, ऐसा कोई एब्स्ट्रैक्ट जहां पे ट्रांजैक्शन एक से अधिक मेजर हेड में इंक्लूडेड है। एक ट्रांजैक्शन एक से अधिक मेजर हेड में हो सकता है कि नहीं, अरुण जी बताइए तो जरा हमको। सर हो सकता है। जैसे कि सेंट्रल और स्टेट का जो अलग अलग पैसा आता है, एक ही मेजर हेड में आता है, लेकिन उसमें सी और एस लिखा रहता है, होता है कि नहीं होता है? तो सेक्टर होता है वो, हैं? सेक्टर होता है, स्टेट सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, बिल्कुल आ होता रहा है। है। कहने का मतलब कि एक ही मेजर हेड, माने एक पैसा एक से अधिक अलग अलग क्लासिफिकेशन में वो हो सकता है ना। इन एब्स्ट्रैक्ट वेयर ट्रांजैक्शन अंडर वन मेजर हेड आर इंक्लूडेड, देयर विल बी कॉलम्स फॉर मेजर हेड टोटल आल्सो। तो उसमें क्या होता है कि ये तो आपका है ही, उसके अलावा एक मेजर हेड का कॉलम का टोटल होगा, तो यहाँ छोटा सा कॉलम होगा, माने ये तो ऐसा है ही, समझे, इसमें मेजर हेड टोटल का कॉलम होगा अलग से, माने इसी कॉलम के बीच में एक टोटल कॉलम होगा, मेजर हेड टोटल कॉलम, ठीक है। इन द केस ऑफ बिग डिपार्टमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माइनर हेड टोटल में बी प्रिपेयर्ड, अगर बहुत ज्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है तो अब मेजर हेड टोटल के अलावा एक और छोटा सा कॉलम होगा, समझे, इसमें जो माइनर हेड टोटल होगा, समझ रहे हैं अरुण जी? जी सर। रघु कुमार जी, ये होगी आपका हॉरिजॉन्टल, नहीं सॉरी वर्टिकल, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अ लाइन शुड बी प्रोवाइडेड इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर ईच ट्रेजरी। अब यहाँ पे जैसे कि झारखंड में रांची ट्रेजरी है, रामगढ़ ट्रेजरी है, अब आप देखिए, समझे, हजारीबाग ट्रेजरी है, ठीक है, गोड्डा ट्रेजरी है, हर एक ट्रेजरी के हिसाब से अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन हमने प्रोवाइड कर रखा है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, देन एड मेनी लाइंस एज द अकाउंटेंट जनरल में डीम नेसेसरी फॉर एंटरिंग रिसीट ट्रांसफर थ्रू सस्पेंस स्लिप फ्रॉम द सेटलमेंट अकाउंट। और इसके अलावा सेटलमेंट अकाउंट भी होता है जो कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। सेटलमेंट अकाउंट आपने कहां पढ़ा है, आपको किसी को याद है? हेलो सर पीडब्ल्यूए में भी पढ़े हैं। सर कोड में है, कोड में हूँ। 5.11 जरा देखिए तो जनार्दन, पढ़िए 5.11। The accounts through which the transactions are initially accounted for under the head interstate suspense account and reported by one accountant general to a concerned accountant general are known as settlement account. समझ में आया? जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन का इंटर स्टेट सेटलमेंट करते हैं, उसमें एजी का रोल होता है, एक एजी से दूसरे एजी का, लेकिन ऐसे अकाउंटेंट को, अकाउंट्स को सेटलमेंट अकाउंट कहते हैं। आगे पढ़िए। A settlement account dispatched by an accountant general will be his outward settlement account. हाँ, जो An account मैं झारखंड हूँ, सामने वाला बिहार है, मैंने अगर कुछ भेजा है तो वो सस्पेंसली भेजते हैं, लेकिन भेजने से पहले हम जिसमें एंट्री करते हैं उसको आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। Yes sir. आगे पढ़िए। An account received by him will be his इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट। और जो बिहार को हमने भेजा है तो बिहार के पास में जो अकाउंट होगा उसको इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट कहा जाएगा। क्लियर? आगे Even in cases where there are no transactions against a particular state during a month, a nil outward settlement account should be invariably be dispatched to the accountant general or account officer concerned. बस रुक जाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि दो गवर्नमेंट के बीच में
देखिए यहाँ तो रांची ट्रेजरी है, एक ही गवर्नमेंट का मसला है, लेकिन एक ट्रेजरी जो है दूसरे गवर्नमेंट के साथ में ट्रांजेक्शन करती है, जैसे कि सेंट्रल पेंशन का मामला हमने बतलाया था, राइट। उसके अलावा दूसरे मामले भी बनते हैं, तो उसका जो आप एडजस्टमेंट करते हैं वो सेटलमेंट अकाउंट के माध्यम से करते हैं, जैसा कि आपने एसीएजी चैप्टर 5 के पारा नंबर 5.11 में देखा, ठीक है। तो वो सेटलमेंट अकाउंट के लिए भी आपको एज अकाउंटेंट जनरल में डीम नेसेसरी, ठीक है, उतना और हॉरिजॉन्टल लाइन वो इसमें रखवा सकते हैं फ्रॉम द सेटलमेंट अकाउंट सस्पेंस स्लिप। और जो सस्पेंस स्लिप है ना, सस्पेंस स्लिप ही वो अकाउंट है जिसको भेजा जाता है। इसी चैप्टर में सस्पेंस में भी, यानी चैप्टर 5 में सस्पेंस स्लिप के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर से हम लाइन पढ़ देते हैं। हॉरिजॉन्टली अ लाइन शुड बी प्रोवाइडेड इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर ईच ट्रेजरी, जैसा कि मैंने बताया। देन as many lines as the accountant general may deem necessary for the entering receipt transferring through suspense slip from the settlement account and the abstract of other department। वही abstract of other department है जो कि settlement account के माध्यम से आपके पास में आता है। And finally a line for transfer adjusted through the combined transfer ledger and abstract prescribed in article 1.19, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट लाइन होता है ना सस्पेंस अकाउंट, तो बहुत सारा लाइन हो जाएगा, समझे, जितना डिपार्टमेंट उतना सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और फाइनली जो है वो है कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट, जो सबसे लास्ट लाइन है हॉरिजॉन्टल, कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट। एक काम कीजिए, फॉर्म नंबर 33 देखिए तो सबसे लास्ट में, नहीं 33 नहीं, रुकिए, कहां पे है कंबाइंड ट्रांसफर, 25 देखिए, फॉर्म नंबर ऐसी 25 देखिए तो, यस सर, कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट, है ना। इसके लिए सबसे लास्ट लाइन हॉरिजॉन्टल का डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में जो सबसे लास्ट लाइन होगा वो इसी के लिए होगा, ठीक है ना। और इस आधार पे जब आप डिटेल ऑफ रेवेन्यू बना देंगे, और ये पूरा सबका टोटल इधर से टोटल करना होगा, इधर से टोटल करना होगा, और सब टोटल जाके लास्ट में मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। ऐसे ही डिटेल ऑफ डीडीआर भी बनेगा। डिटेल ऑफ डीडीआर बनेगा तो सब में इसी तरह से ट्रेजरी का नाम लिखा रहेगा, सेटलमेंट अकाउंट का नाम लिखा रहेगा, ये हो गया रिसीट साइड में। उसी तरीके से पेमेंट साइड में डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर और डिटेल ऑफ डीडीआर डिस्बर्समेंट। तो 1 2 4 5 इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। 3 तो आप समझ ही गए होंगे। 3 का यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि 3 किस तरीके से बनाया जाएगा। तो डिटेल ऑफ रिकवरीज फ्रॉम पेमेंट आप देख सकते हैं, उसको कैसे बनाया जाएगा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो लास्ट में लिखा गया कि प्रूफ शीट कैसा बनेगा, तो प्रूफ शीट में एक वर्ड जो दिया गया है वो वर्ड दिया गया रिफंड, ठीक है। प्रूफ शीट कैसा बनेगा उसको भी दिखा देते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी ये बताइए कि आपको पार्ट 1 ऑफ डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट समझ में आया, हाँ या ना? हाँ सर, आ गया। यस सर। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6। हाँ बोलिए। अब हम आते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 सर क्या है? रिपीट, सर एक बार रिपीट करना। क्या बोल रहे हैं सर एक कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। कंबाइंड ट्रांसफर लेजर और एब्स्ट्रैक्ट जो कि AC 25 है, वो पार्ट 1 का जो आपने बनाया है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का सबसे लास्ट लाइन होगा, ओके, ठीक है। चलिए पार्ट 6 क्या है? अप्रूव शीट ऑफ रिसीट, ठीक है। तो आप देखिए रिसीट साइड, प्रूफ शीट ऑफ रिसीट साइड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप हमको पहले बताइए कि आपका रिसीट साइड में क्या क्या था। तो 1 2 3 था, और 1 क्या था? 1 था डिटेल ऑफ रेवेन्यू, डिटेल ऑफ डीडीआर, डिटेल ऑफ रिकवरी, इन तीन को चीज था जी, था कि नहीं था? हाँ कि ना? यस सर, यस सर। है ना? अब याद कीजिए, अब देखिए पढ़िए इसका पार्ट 6 को, प्रूफ शीट क्या है और कैसे बनता है। तो इसमें दिया हुआ 1 टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू कहां से मिलेगा? पार्ट 1 से। टोटल रिवेन्यू कहां से मिलेगा जी? इसी का पार्ट 1 से। पार्ट 1 क्या था? डिटेल ऑफ रेवेन्यू था कि नहीं था? हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रूफ शीट। जी सर। प्रूफ शीट का लैंग्वेज पढ़िए। प्रूफ शीट जो है मंथ बाय मंथ बनता है
और उसका पॉइंट 1 लिखा हुआ, मैंने लाइन 1 टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू हम कहां से मिल पाएंगे? पार्ट 1 से पाएंगे नहीं पाएंगे? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, जी सर। टोटल डीडीआर कहां से पाएंगे? पार्ट 2 से पाएंगे कि नहीं पाएंगे? यस सर। है ना? और 3 टोटल ऑफ 1 एंड 2, इसमें तो कुछ समस्या है नहीं, 1 + 2, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं ना है। पॉइंट नंबर 4 कहता है टोटल अमाउंट ऑफ द डिटेल हेड कंसर्न अंडर द सस्पेंस हेड डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट। ठीक है, ये जो है ना डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट, राइट, ये वही वाला है जिसके लिए यहाँ पे पार्ट 1 में लिखा गया था सस्पेंस स्लिप वाला मामला, इसको की सेटलमेंट अकाउंट में देखा था ना, आउटवर्ड वाला, आउटवर्ड सेटलमेंट। हाँ, तो उसी को कहा जाता है डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट। ठीक है ना, टोटल अमाउंट ऑफ द डिटेल हेड कंसर्न अंडर द सस्पेंसिव डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट। ठीक है, नहीं रुकिए, कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, पहले समझिए। सस्पेंस हेड देखा है आप लोगों ने? सस्पेंस हेड का मेजर हेड क्या है? 8658। वेरी गुड। इसका सब मेजर हेड 00, इसका एक माइनर हेड है 111, किसी ने देखा है? 111 जरा निकालिए तो नहीं सर। लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड, फटाफट निकालिए जो निकाल सकते हैं। 111 है। बिल्कुल है, अब सर्च मारिए ना महाराज, 8658 पहले जाइए, समझे? हाँ, पहले 8658 में जाइए जी। आ गया। क्या है? 111 अदर डिपार्टमेंटल डिपॉजिट है। अदर डिपार्टमेंटल डिपॉजिट है? नहीं, गलत आ गया, वो 8443 वाला आ गया। ये है डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट है। मैंने जो लिखा वही है कि नहीं? वही है सर, डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट। हाँ, लगता है मेरी मेमोरी अच्छी हो गई, लेकिन आपकी मेमोरी सबसे अच्छी है। चलिए, ये माइनर हेड है 111 डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट। ठीक है, इसका टोटल चाहिए, ठीक है ना? चलिए, यहाँ हो गया। अभी रुकिएगा आप, वहां पर जहां पे आप खोल के रखे हैं लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड, वहां से हटिएगा नहीं। पॉइंट नंबर 5 क्या है? टोटल अंडर माइनर हेड रिफंड। ठीक है, टोटल अंडर माइनर हेड 900। अब माइनर हेड 900 जरा देखिए तो जी क्या लिखा हुआ है? डिडक्ट रिफंड है शायद वो सर। वही है, समझे? वही है सर, है ना? जब 6 करेंगे तो 6 है टोटल ऑफ 3, 4, 5 एंड 6। नहीं 6 क्या है जी? टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिकवरी टेकन इन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन द डिपार्टमेंटल एस्टेट फॉर पेमेंट, माने पार्ट 3 में जो लिखा हुआ है वो रिकवरी वाला, तो डिटेल ऑफ रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर लिखा हुआ है ना। और जिसका 7 है, 7 में क्या लिखा हुआ है? 3, 4, 5 और 6, 3 लिखा हुआ है कि नहीं भैया? हाँ, ठीक है, 3 + 4 + 5 + 6, ये है पार्ट इसका 7। ठीक है, हेलो, यस सर, है ना? और आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, मुझे जो मेन बताना था वो ये बताना था, इसका पार्ट 4 और इसका पार्ट 5। पार्ट 4 है डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट, इसका टोटल जो कि माइनर हेड 111 है, किसके अंडर में? 8658 के अंडर में। और टोटल अंडर माइनर हेड 900, और ये जो 900 माइनर हेड होता है ना रिफंड वाला, वो अंडर एनी पीडब्ल्यूडी हेड, अंडर एनी
पीडब्ल्यू हेड, जैसे कि ये 2059 के अंडर में भी आ जाएगा, समझे, 3054 के अंडर में भी आ जाएगा, किसी के भी अंडर में आ जाएगा, लेकिन ये 2059 के अंडर में नहीं आएगा। मैं अपने बात को वापस लेता हूं, ये रिफंड हमेशा रिसीट हेड के अंदर में होता है, माने कि पीडब्ल्यू का रिसीट हेड, अंडर एनी पीडब्ल्यू रिसीट हेड, सॉरी, अंडर एनी पीडब्ल्यू रिसीट हेड। इसको मतलब मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। देखिए रिफंड क्या है, मैंने पहले भी बतलाया था, फिर बता देता हूं। मान लीजिए कि पुलिस वाले ने आपका चालान काटा, ठीक है, अभी मैं पीडब्ल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। पुलिस वाले ने चालान काटा, 10,000 रुपए काट दिए, आपने कोर्ट में केस किया कि मेरा चालान ज्यादा कट गया है, ठीक, कोर्ट ने आपको यानी कि पुलिस वालों को, पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया कि 10,000 रुपए चालान का नहीं कटना चाहिए, इसका चालान केवल 4,000 रुपए कटना चाहिए। वो 6,000 रुपया जो आपको रिफंड किया जाएगा, वो अपने जो पुलिस का जो अपना हेड होता है उसमें माइनर हेड 900 खोल करके इसमें डेबिट किया जाएगा, माइनस क्रेडिट नहीं होगा। रिफंड का जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिसीट हेड में ही इसको डेबिट किया जाता है, माइनस क्रेडिट नहीं किया जाता है। माने जब पैसा आया रिसीट हेड में तो हुआ क्रेडिट, तो जब आप खर्चा कीजिएगा तो डेबिट होगा, समझ रहे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे डेबिट के लिए तो 2054 होगा ना, सॉरी 2059 होगा ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये जो 900 होगा, इसको हम डिटेल में क्लासिफिकेशन लिख देते हैं तो दैट आप लोग कंफ्यूज ना कर जाए, ठीक है, हम पूरा नहीं मिटाएंगे इसको। तो जो 900 माइनर हेड है वो ऐसे होगा 2059 00 और फिर 900, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्रेडिट नहीं होगा, ये डेबिट होगा। ये 2059 गलत लिख दिया मैंने, 0059 होगा, समझे। उसी तरीके से रोड के लिए, ये तो पीडब्ल्यूडी का हो गया ना, रोड के लिए होगा 1054 00900, समझे, और ये रोड हो गया। उसके बाद में इरिगेशन 0700, कभी भी 2700 नहीं होगा, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मेजर हेड अगर आपको यहाँ पे 3054 2700 2059 दे देगा तो 900 माइनर हेड ऑपरेट नहीं होगा। 900 माइनर हेड तभी ऑपरेट होगा जब आपने जिस हेड में रिसीट किया उसी हेड में पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। अब हम इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहे हैं, ठीक है ना।